हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4.1 का पार्ट 2। यानी हमने पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वीडियो हमने बना रखा है। आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको करा चुके थे। ठीक है, यहाँ हम लोग प्रश्नावली 4.1, अच्छा ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये क्लास किसके लिए है? 10th के लिए है। तो ये कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, और ये हेडिंग के रूप में ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हमें उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का उपयोग करके इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, यानी निरूपित करने का मतलब उसको कन्वर्ट करना है द्विघात समीकरण में। अब द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, और यहाँ भी बता देते हैं कि जिसके XYZ का जो हाईएस्ट पावर हो वो यदि 2 होता है, 2 से ना कम हो ना ज़्यादा, 2 हो तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीधे अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि एक आयताकार, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे भूखंड का मतलब होता है पृथ्वी का एक टुकड़ा। भू का मतलब ज़मीन, ठीक है, और खंड का मतलब टुकड़ा, यानी पृथ्वी का एक ऐसा टुकड़ा जिसका शेप है आयताकार, यानी उस टुकड़े का जो शेप है वो आयताकार है। ठीक है, मतलब शेप जो हमारा भूखंड का शेप है वो आयताकार है। अब आयताकार क्या, आयत का शेप ऐसे ही तो होता है, मतलब उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर है। बोला है क्षेत्र की लंबाई, यानी क्षेत्र की लंबाई। ठीक है, ये लंबाई जो कि मीटर में है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मीटरों में, यानी जो उसकी लंबाई है वो मीटर में है, सेंटीमीटर वगैरह में नहीं है, फीट वगैरह में नहीं है, मतलब किस में है, मीटर में है। यहाँ इंडिकेट कर दिया गया ब्रैकेट में। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब उसकी जो लंबाई है यानी ये वाला, ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भाई कौन ज़्यादा है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यानी अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई भी पता चल जाएगा। अगर चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई 2 आ जाता है तो लंबाई 5 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो होगा वो 2 गुने किसके, चौड़ाई से 1 अधिक हो जाएगा। मतलब 2 गुने 2 + 1 5। तो यानी अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। तो लिखते हैं माना भूखंड की चौड़ाई, यहाँ हम हल लिख दे रहे हैं। ठीक है, माना भूखंड की चौड़ाई कितना, x मीटर। कितना, x मीटर। हमने क्या किया, हमने भूखंड की चौड़ाई को x मीटर मान लिया। ठीक है, यहाँ दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हमने उसकी चौड़ाई x मान लिया तो भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, दिया है भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ दिया है क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने। भाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई कितना है x, और 2 गुने का मतलब गुणा, यानी चौड़ाई के 2 गुने, यानी हमने क्या किया, चौड़ाई का 2 गुना कर लिया। ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक, 1 अधिक जब शब्द है तो वहाँ जोड़ होता है, यानी ये होगा। फिर से देखिए यहाँ दिया है कि क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, यानी लंबाई, ये लंबाई हो गया। ठीक है,
चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई हमारा क्या था, यक्स था, और 2 गुने का मतलब 2 गुणा, ठीक है, 2 का गुणा, यानी यक्स में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर लिया। 2 गुने से एक अधिक, अधिक शब्द जब भी आए तो वहाँ जोड़ होता है, यानी एक अधिक, यानी अधिक का मतलब प्लस, और एक है तो एक लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक अधिक की बात हो रही है। जैसे हम कोई कह देता है कि रमेश सुरेश से 5 रुपये अधिक है, रमेश सुरेश से 5 रुपये अधिक है, इसका मतलब अगर सुरेश के पास 5 रुपये है तो रमेश के पास 10 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि अधिक का मतलब जोड़ होता है, भाई 5 रुपये अधिक है तो रमेश में 5 रुपये हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ भी अधिक का मतलब जोड़ ही है, और एक अधिक है तो प्लस करके एक कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई हमको यहाँ हमने मान लिया, और उसको भी हम लोग लिख देंगे मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, किसका, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये वाला एक फार्मूला होता है, ये सूत्र है, ये हम सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सूत्र है, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको पता है 528, ये दिया गया है, तो इसके जगह पे हम लोग 528 लिख देंगे, कितना, 528, और यहाँ लंबाई हमको यक्स पता है, चौड़ाई हमको कितना है, 2x + 1 पता है, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, यानी 528 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो यानी हो जाएगा 2x² और प्लस x, ये तो होगा x का गुणा इसमें होगा ब्रैकेट के अंदर, यानी 2 हो जाएगा, और x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए उधर, यानी हो जाएगा 2x² + x और माइनस 5 है, 5 2 8, ठीक है, ये और इज इक्वल टू 0। ये अब हमारा निरूपित हो चुका है, किसमें, ये हमारा निरूपित हो चुका है, किसमें निरूपित हो चुका है, दो घात समीकरण में निरूपित हो चुका है। आप देख सकते हैं 2x² यानी x का जो हाईएस्ट पावर आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसलिए ये दो घात समीकरण में निरूपित हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को याद करना है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे आपको पता है पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, तो ये सब पूर्णांक होते हैं। धनात्मक, देखिए पूर्णांक में माइनस भी होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे, तो हमको धनात्मक पूर्णांकों को बताना है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों को बताना है, यानी माइनस वाले को नहीं लेना है, माइनस वाले को नहीं लेना है, यानी जो हमारा लिया जाएगा वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे मान लेते हैं अगर हमने एक पूर्णांक को हमने 2 लिया तो दूसरा पूर्णांक हमारा 3 होना चाहिए, अगर हमने एक पूर्णांक को 5 लिया तो दूसरा 6 होना चाहिए, अगर हमने एक को 8 लिया तो दूसरा 9 होना चाहिए, इसी प्रकार जस्ट उसके बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम एक पूर्णांक को मान लेंगे, तो मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, अगर हम धनात्मक पूर्णांक लिख लेते तो और बढ़िया था, बट हमने पूर्णांक लिख दिया तो चलिए ठीक है, आप चाहो तो यहाँ धनात्मक बढ़ा लीजिएगा बीच में, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लेकिन हमने पहला पूर्णांक लिख दिया तो ये हमने x मान लिया, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक
कितना हो जाएगा। आप सभी को पता है कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर एक पूर्णांक 2 है तो दूसरा पूर्णांक 3 होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उसके क्रम से आ रहा है, 2 के बाद 3 ही आता है। अच्छा देखो, 2 के बाद 1 ज़्यादा है 3 में। अगर एक पूर्णांक हमारा 6 हो रहा है तो उसका दूसरा पूर्णांक 7 होगा, क्योंकि 6 के बाद 1 जोड़ने पे 7 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर पहला पूर्णांक x है तो 1 जोड़ने पे उसका दूसरा पूर्णांक मिलेगा, यानी x में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें दूसरा पूर्णांक मिल गया। ठीक है, यानी दूसरा जो क्रमागत पूर्णांक होगा वो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमको 306 दिया है। गुणनफल देखिए, गुणनफल का मतलब गुणा करने पे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो 306 प्राप्त हो रहा है। मतलब गुणा किसका हो रहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा हो रहा है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा यदि करें तो 306 प्राप्त होगा गुणनफल, ये बताया जा रहा है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमको पता है, एक ये और एक ये, इन दोनों का हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा प्रश्नानुसार ये देखिए, इन दोनों का हम गुणा कर दे रहे हैं, यानी x और किसका x + 1 का, इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें गुणनफल कितना 306 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी x² हो जाएगा, x² और फिर प्लस x बराबर 306। ये x² प्लस x कैसे आ गया? इसी x का इसमें ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ है, यानी x से गुणा जब x में होगा तो x², फिर प्लस है तो प्लस, और x से गुणा 1 में होगा तो x, और 306 तो उधर है। 306 को इधर लेते जाइए, यानी x² प्लस x माइनस 306 उधर हो जाएगा 0, इधर आएगा तो चिन्ह माइनस हो जाता है। अतः यही हमारा देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है, और ये हमारा हेडिंग ही है कि हमको दो घात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, और कुछ भी नहीं करना है, बस दो घात समीकरण के रूप में निरूपित करना, ये हमारा हेडिंग ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग तब तक यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, उसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता रखा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बट यहाँ जो है आपके प्रश्नावली में दिया हुआ था, तो मैंने बताना यहाँ पे उचित समझा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली का है, बट इस टाइप का क्वेश्चन जो माँ बेटे के रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है एज वाला, वो हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो चलिए वो आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु वर्षों में, सॉरी, उनकी आयु, उनकी का मतलब माँ और बेटे, यानी रोहन और उनकी माँ दोनों की आयु की बात हो रही है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में, यानी वर्षों में, ठीक है, ब्रैकेट में दिया कि वर्षों में ज्ञात करना है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष पश्चात पहले हम दोनों की आयु निकालेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे, तो जो उनका फल होता है, यानी जिसको हम लोग गुणनफल कहते हैं, वो 360 हो जाएगा। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना, तो हम रोहन की आयु को मान लेंगे। ठीक है, तो माना, जिसकी आयु हमको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो सपोज करेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। हमने रोहन की वर्तमान आयु को कितना मान लिया? x वर्ष मान लिया। ठीक है, तो अगर रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो जैसे कि प्रश्न में दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रोहन की माँ वर्तमान आयु, आप लोग बता सकते हो
जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। बड़ी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहता है कि कोई हमसे मान लेते हैं 5 वर्ष ज़्यादा है या 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया अगर हम 18 वर्ष के हैं तो वो 5 वर्ष हमसे ज़्यादा है, मतलब वो 23 वर्ष का होगा। तो भाई जोड़ी तो रहा है, 18 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 23 होगा। तो जब ज़्यादा बोला जाए या बड़ी बोला जाए तो वहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो जो रोहन की माँ हो जाएगी वो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 वर्ष पश्चात हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए 3 वर्ष पश्चात, तो हम लोग 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इसकी रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, ठीक है। अगर देखिए पहले पूछा जाए या पूर्व पूछा जाए तो वहाँ हम लोग घटाना करते हैं, बट अगर पश्चात बोला जाए या बाद बोला जाए तो वहाँ हम लोग जोड़ करते हैं। अब यहाँ पश्चात का मतलब आने वाला, ठीक है, समय, पास्ट नहीं है, फ्यूचर है। तो यहाँ पे पश्चात में हम लोग जोड़ करते हैं, ठीक है। यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, पहले देखिए x था, अब 3 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। कितना, x प्लस 3 वर्ष। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ बोला जा रहा है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। जैसे मान लेते हैं आज प्रेजेंट समय में हम 20 वर्ष के हैं, प्रेजेंट समय में हम 20 वर्ष के हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे, हाँ, तो प्रेजेंट समय में यदि हम 20 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पश्चात हमारा एज कितना होगा, तो सभी को पता है कि 3 वर्ष पश्चात 23 के हो जाएंगे। भाई 20 में 3 हमने जोड़ा तभी तो 23 आया। तो इसी प्रकार यहाँ है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए रोहन की आयु जो वर्तमान आयु था वो x है, 3 वर्ष पश्चात की बात हो रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार रोहन की माँ का आयु कितना होगा 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा। पहले देखिए x प्लस 26 था, ठीक है, x प्लस 26। अब 3 वर्ष पश्चात हो रहा है तो 3 इसमें जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29, यानी इतना वर्ष, ठीक है, इतना वर्ष। यानी रोहन की माँ की आयु इतना वर्ष होगा 3 वर्ष बाद, यानी पश्चात, और रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी आयु, किनकी, इन दोनों की, मतलब माँ और बेटे यानी रोहन और उनकी माँ की आयु, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। गुणनफल का मतलब गुणा करने पर जो रिजल्ट होगा वो 360 होगा। किनका गुणा करने पर, इन दोनों की वर्तमान आयु, 3 वर्ष पश्चात वाला वर्तमान आयु, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात वाला वर्तमान आयु। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष पश्चात वाला यही तो है वर्तमान आयु, 3 वर्ष पश्चात, सॉरी वर्तमान नहीं बल्कि 3 वर्ष पश्चात वाला आयु जो होगा उनका गुणा करने पे 360 के बराबर होना चाहिए। यानी हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों को गुणा होने पर कितने के बराबर होना चाहिए, 360 के। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमको दो घात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, x से गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x से गुणा 29 में होगा तो 29x, फिर 3 के गुणा x में होगा तो 3x, और 3 के गुणा जब 29 में होगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 9 त्रिक 27, और फिर 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये 29x और 3x जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस चिन्ह के साथ है, तो 29 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, यानी 32x, और इधर 87, और इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 360 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ 360 में से हम 87 को घटा देंगे तो 360 में से हम घटा दे रहे हैं, 360 में से 87 को जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और एक्चुअली यहाँ पे 87
में से 360 घटाना था, बट हमने 360 में से 87 घटा रहे हैं, बट इसका रिजल्ट माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2, यानी 273, यानी ये चिन्ह माइनस होगा और बराबर 0। ठीक है, ये घटाना चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये 10 में से 7 में 3, हाँ 5, 15, 8 2 10 7, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी ये हमको दो घात समीकरण मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये दो घात समीकरण हमको मिल चुका है। यही हमको बताना था कि ये दो घात समीकरण के रूप में निरूपित करना था इसको, तो ये हो चुका है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन इस चैप्टर में है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक दूरी है जो कि निर्धारित दूरी है, वो 480 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और एक रेलगाड़ी जो है वो चल रही है और वो समान चाल से चल रही है। मतलब समान चाल से मतलब उसका जो चाल है वो ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। मतलब जिस चाल पे वो चल रहा है उसी चाल पर कंटिन्यूअस यानी कांस्टेंट चाल करके वो चल रहा है। ठीक है, और जो दूरी है वो 480 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, वो रेलगाड़ी जो है वो एकदम नियत कांस्टेंट पर वो चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, बोला जा रहा है कि यदि जितने चाल पे वो चल रही थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। ये तो जाहिर सी बात है भाई, अगर हमारी स्पीड स्लो है तो किसी चीज़ को तय करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम साइकिल से 8 किलोमीटर जाएँ तो हमको सभी को पता है कि हमको ज़्यादा समय लगता है, बट अगर हम उसी को बाइक से जाएँ, बाइक से मोटरसाइकिल से जाएँ तो हमें 8 किलोमीटर तय करने में कम समय लगता है। क्या रीज़न है भाई? हमारी स्पीड है, जो बाइक की स्पीड ज़्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ समय कम लगेगा। ठीक है, और जिसकी स्पीड कम है तो वहाँ समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ बोला जा रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वहाँ 3 घंटे अधिक समय लग जाता। ठीक है, लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स और क्या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किलोमीटर में है और घंटे में है। ठीक है, देखिए किलोमीटर में है और समय घंटे में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखे? क्योंकि चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड भी होता है, इसी का छोटा फॉर्म, बट यहाँ पे किलोमीटर और घंटे में बात हो रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब देखिए माना रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। ठीक है, अब हमारा दूरी कितना है? देखिए दूरी 480 किलोमीटर है। निर्धारित दूरी जो हमारा है वो 480 है। निर्धारित दूरी जो है वो कितना है? 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निर्धारित दूरी। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। ठीक है, लिखेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। चूँकि समय का एक फार्मूला होता है, जैसे हम सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय को हमको कैलकुलेट करना है, तो समय बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 480, तो दूरी को हम लिखेंगे 480 और फिर चाल कितनी है? चाल हमने x मान रखा है तो ये चाल। ठीक है, अब समय है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे घंटा। ठीक है ना, घंटा। अब देखिए ये तो हो गया, बट अभी क्या है कि ये तो हमारा x किलोमीटर जो हमने माना था तब का हमारा समय निकल के आया है।
लेकिन अभी यहाँ पे बोला जा रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग करते हैं, लिखेंगे यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर, तो चाल कितना हो जाएगा, अब भाई कम हो जा रहा है ना, तो चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चाल हमारा ये हो गया, तो अब हमारा समय कितना लगेगा, क्योंकि अब तो चाल कम होगी ना, तो लिखेंगे 480। दूरी देखिए, दूरी निर्धारित है, हमने पहले लिख दिया, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। कितना होगा भाई समय बराबर, हमने अभी बताया दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है हमारा उतना ही है 480 है, और यहाँ अब देखिए चाल हमारा है x माइनस 8, ठीक है ना, x माइनस 8, और यहाँ पे हो जाएगा घंटा। ये हमारा दोनों कंडीशन में हमने समय निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ बोला जा रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सुनिए, बोला तो वह उसी दूरी को, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ समय, ठीक है, यहाँ चूँकि दूरी आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं चाल इसकी अपेक्षा ये कम है, तो अगर चाल कम है तो किसी चीज़ दूरी को तय करने में वहाँ समय ज़्यादा लगेगा, मतलब ये समय ज़्यादा है, ये समय के अपेक्षा, ये समय ज़्यादा है इसके अपेक्षा, ठीक है। फिर से समझिए, अगर किसी चीज़ की चाल जो है वो स्लो है, जैसे मान लेते हैं हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो चाल यदि स्लो रहेगा तो वहाँ पे हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ देखिए चाल इसका जो है इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी इसका चाल जो है कम है, तो इसका चाल कम है, मतलब ये समय ज़्यादा है, ठीक है, ये समय ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, तो ये ज़्यादा है ना, तो हम लिख सकते हैं 480 बटे x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये ज़्यादा है तो ये हम जो है अधिक है, यानी ये आपका 3 यहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये ज़्यादा। अब इसका देखिए इतना 480 बटे x और प्लस 3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इतने के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, तो हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 और फिर माइनस 480 बटे x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों में हम लसागु ले लेंगे, यानी x और x माइनस 8, फिर यहाँ हो जाएगा आपका x और फिर 480 ब्रैकेट में जाएगा, फिर माइनस 480 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 480x माइनस 480x और प्लस ये हो जाएगा 0 और 8 × 64 और 8 × 32 6 38, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x² माइनस 8x, देखिए ये और ये कट जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा x² माइनस 8x, यहाँ 3 है और इधर है 38 40, ये बुरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो 0 8 × 64 का 4 हासिल 6 और फिर 8 × 32 और 6 38, ठीक है, 3 का भाग हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा x² माइनस 8x, 3 का भाग इधर होगा तो हो जाएगा 3 × 3 3 × 6 3 × 3 3 × 6 और इधर 24 8 × 24 इतना, ठीक है, यानी x² माइनस 8x, इसको इधर ले आइए, यानी 1280 बराबर 0, ये हो गया आपका दो घात समीकरण, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन
थोड़ा नीचे हो गया था, तो यहाँ पे हमने फिर से सही किया। एक्स स्क्वायर यहाँ 3 का हमने इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि गुणे है तो बराबर के उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1280। और इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो घात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया है, और क्लास 10th क्लास 12th ये सभी आपके जो कोर्स है मैथ के या फिजिक्स के, वो सभी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।